एपिसोड के स्टार्ट में हम एक मास्टर को देखते हैं जो अपने सारे डिसाइपल्स से कह रहे होते हैं तुम्हें जल्दी से अपना कल्टीवेशन करना है ताकि तुम इस रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू कर सको। और इतना कहने के साथ ही वो एनर्जी में बदलते हुए वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कई सारे अलग अलग डिसाइपल्स भी एनर्जी में बदलकर गायब होते जाते हैं क्योंकि सभी को अपना रिफाइनिंग पीरियड का ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू करना इतना आसान काम नहीं है। उन्हें 50,000 साल से ज्यादा तक के किसी अलग ही जगह पे कैद करके रखा जाएगा, तब उनका रिफाइनिंग पीरियड ब्रेक थ्रू होगा। उन्हीं डिसाइपल में हमारा मेन कैरेक्टर वांग भी होता है जो ये ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे 50,000 से ज्यादा साल तक के किसी अलग जगह पर कैद नहीं होना है। तब देखते ही देखते उसके सेट के सारे लोग उस रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के लिए वहां से गायब होते जाते हैं। तब इस चीज से बचने के लिए वांग खुद को एक पहाड़ के अंदर कैद कर लेता है और उसके बाहर एक लॉक लगा देता है ताकि जब तक वो ना चाहे वो उस पहाड़ के अंदर से बाहर ही ना निकले। और वो इतने सालों के लिए खुद को अंदर बंद कर लेता है कि उसका रिफाइनिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा, जिस वजह से उसे कहीं कैद होकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी रिफाइनिंग पीरियड को ब्रेक थ्रू करता है उसके पास उड़ने वाली पावर्स आ जाती है, पर वांग ने इस ब्रेक थ्रू को करने से मना कर दिया, इसलिए उसके अंदर उड़ने वाली पावर्स कभी नहीं आएगी। अब देखते ही देखते कई हजार साल बीत जाते हैं, लेकिन वांग अब भी अपने आप को उस गुफा के अंदर बंद किए होता है जहां वो अपना कल्टीवेशन भी कर रहा होता है। अब कई हजार साल बीतने के बाद हम एक दूसरे सेट को देखते हैं जहां पर एक लड़का आता है और उस सेट की एक लड़की किंशु से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और दोबारा से कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किंशु उसे मना कर देती है। तब वो लड़का अपने साथियों से कहकर किंशु पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिससे किंशु अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ रही होती है। लेकिन उस लड़के के साथियों में भी काफी ज्यादा पावर्स थी, इसलिए किंशु को उनसे लड़ने में तकलीफ हो रही होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए उन सभी पर अटैक करने लगती है। वही हम वांग को देखते हैं जिसके साल पूरे हो चुके थे और अब वो गुफा के लॉक को तोड़कर उसके बाहर आ जाता है जहां वो बूढ़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अपनी पावर की मदद से खुद की बॉडी को फिर से जवान कर लेता है और वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है जैसा वो हजारों साल पहले हुआ करता था। तब वो अपने सेक्ट को देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और उसका पूरा सेक्ट बर्बाद हो चुका होता है। वहाँ पर एक मास्टर का भी नामो निशान नहीं होता, जो देखकर वांग को काफी बुरा लगता है कि आखिर सभी को रिफाइनिंग पीरियड में जाने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ उस लड़के के साथ ही अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक ऑर्ब बना लेते हैं और उस ऑर्ब की मदद से किंशु के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तब वो लड़का उससे कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठो। तब वो लड़की कहती है तुमने ठीक कहा, मुझे खुद की जान से हाथ ही धो लेना चाहिए। जिसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो खुद को मारती इससे पहले ही वहाँ पर वांग आ जाता है जो उसे रोक लेता है। तब वांग को देखकर वो लड़का कहता है तुम कौन हो और आखिर यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब वांग भी कहता है मैंने कई हजार साल से अपनी कसरत नहीं की, तुम्हें मार कर मेरी कसरत हो जाएगी। जिसके बाद वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। कोई भी उसकी पावर्स के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता और वो दूर से ही उन सभी को अटैक करके वहां से दूर फेंक रहा होता है, जो देखकर वो लड़का एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास इतनी पावर्स कैसे आई। तब वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, पर उसके भागने से पहले ही वांग उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है तुम तो बहुत कह रहे थे कि तुम्हारा सेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। वो लड़का उससे कहता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगा। वांग उससे कहता है मैं तुम्हें जाने कैसे दूं, अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो किंशु तो खुद को मार लेती और ये सब तुम्हारी वजह से होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब गुस्से में वो लड़का कहता है तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो देख लेना मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है
और वो एक ही झटके में उस लड़के का खेल खत्म कर देता है। और फिर वो पूरे गुस्से के साथ वहाँ से उस लड़के के फादर के पास जाने लगता है ताकि वो उसे भी बता सके कि आखिर वांग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और जैसे ही वो उस लड़के के फादर के पास आता है वहाँ का मौसम ही बदल जाता है और चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़के के फादर से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, मेरे हाथों से ही तुम्हारा बेटा मर गया। जो सुनकर उस लड़के का फादर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ कुछ करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर काफी बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है और अपने हाथ का ऑरा निकालते हुए वांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वांग अपने एक ही हाथ को सामने लाते हुए उसके पूरे ऑरा को ही खत्म कर देता है। जो देखकर उस लड़के का फादर एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास इतनी पावर्स कैसे आई। तब वांग उस लड़के के फादर के सारे साथियों को मार देता है। कोई भी वांग का बाल भी बांका नहीं कर पाता और वो सभी को मार मार कर दूर फेंक रहा होता है। तब ये देखकर उस लड़के का फादर वहाँ पर अपने एक और मास्टर को बुला लेता है ताकि वो वांग को खत्म कर सके। और जैसे ही वो मास्टर वहाँ पर आता है वो अपनी पावर की मदद से एक गोल्डन फॉर्मेशन बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तब ये देखकर उस लड़के का फादर कहता है, अब बचकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस फॉर्मेशन से बचते हो। लेकिन एक ही झटके में वांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस लड़के के फादर को मार देता है। जो देखकर वो मास्टर भी घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है और इसके पास गोल्डन स्वॉर्ड कैसे आई। तब वो अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है और उसके अंदर से हजारों डिसाइपल्स की एनर्जी को निकालते हुए वांग की तरफ भेज देता है। लेकिन वांग अपने स्वॉर्ड से एक ही अटैक ऐसा करता है कि वो सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं और उसका फॉर्मेशन भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन वो मास्टर अब भी हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है, ये 9 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, इससे लड़कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर पावर्स है। तब उस ड्रैगन को देखकर वांग सोचने लगता है कि इस सेक्ट ने तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक छोटे सांप को पाल लिया है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। और जैसे ही वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे घुमाता है कि उस ड्रैगन की बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर वो मास्टर एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है कि ये कौन है, इसने तो हमारे पूरे सेक्ट को बस कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। जिसके बाद वो भी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तब वहाँ पर किंशु आती है जो इस पूरे सेक्ट को बर्बाद हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर वांग ने इतने पावरफुल सेट को एक झटके में कैसे खत्म कर दिया। तब वो उसे देखकर उसे अपना मास्टर बना लेती है और उसके सामने झुककर ग्रीट करने लगती है। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम वांग और बाकियों को देखते हैं जो सभी उस ड्रैगन की बॉडी के पास खड़े होते हैं। तब किंशु और बाकी ये पूरे सेक्ट को बर्बाद हुए देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर वांग ने अकेले इन सभी को कैसे हरा दिया। साथ ही वो सभी खुश भी होते हैं क्योंकि ये सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और इस सेक्ट के अंदर कई सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं जिनका वो सभी फायदा उठा सकते हैं। जिस पर वांग कहता है, ये एक छोटा ही सेक्ट था, यहाँ के स्पिरिचुअल ट्रेजर उतने खास भी नहीं होंगे, लेकिन तब भी तुम्हें जरूरत है तो तुम जितने चाहो उतने ट्रेजर यहाँ से ले सकते हो। तब किंशु उससे कहती है, मैं चाहूँ तो यहाँ से सारा ट्रेजर ले जाऊँ, लेकिन हमारे पास उतनी बड़ी चीज नहीं है जिसमें हम ये सारे ट्रेजर रख के ले जा सके। तब वांग उसे एक रिंग देता है जो इतनी पावरफुल रिंग है जिसे कोई पहन ले तो वो किसी भी चीज को आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। तब उस रिंग को देखकर किंशु हैरान हो जाती है कि यहाँ के ट्रेजर से ज्यादा तो वांग के पास ही अकेले कई सारे ट्रेजर्स हैं। जिसके बाद वांग वहाँ से चला जाता है। अब वांग एक पत्थर के टुकड़े को देख रहा होता है जिसे देखकर वो काफी हैरान भी हो रहा होता है। वो कहता है, ये पत्थर किसी भी लॉक को ना तोड़ने में मदद करता है, यानी कि इससे कोई भी लॉक नहीं टूट पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं उस पहाड़ के अंदर लॉक था तो जरूर किसी ने बाहर ये पत्थर लगाने की कोशिश की होगी ताकि मैं उस पहाड़ के अंदर से बाहर ही ना आ पाऊँ। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो इंसान कौन था और आखिर किस वजह से वो मुझे पहाड़ के बाहर नहीं आने देना चाहता था। तब वहाँ पर किंशु उसके लिए चाय लेकर आती
है। वांग उससे पूछता है, मैंने अपने कई हजार साल ट्रेनिंग में गुजार दिए, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? लेकिन किंशु कहती है, मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। मैं अपने भाई के साथ कुछ ही साल पहले से ट्रेनिंग करना शुरू करी थी, लेकिन हमारे सारे मास्टर भी गायब होते हुए अलग ही रैल्म के अंदर चले गए। बस हम ही लोग बचे हैं और उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। तभी उन्हें घर के बाहर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, जो बाहर से चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने सुना है यहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ की है और यहाँ की पूरे सेट को ही बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ का खजाना लेने आया हूँ, लाओ मुझे वो खजाना दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब बाहर किंशु उससे लड़ने आती है, जिसे देखकर वो वॉरियर पहली नजर में ही दीवाना हो जाता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम सारा स्पिरिचुअल ट्रेजर मुझे दे दो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, साथ ही तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा, वरना अगर तुमने मना किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर किंशु को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उस वॉरियर से लड़ने चली जाती है और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक अटैक किंशु करती तो दूसरा वो वॉरियर, लेकिन वो वॉरियर उसके सामने थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड गोल्डन एक्साइलर है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और उस स्वॉर्ड की मदद से किंशु उसके सामने थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन अब वहाँ वांग आ जाता है, जो ये सारी चीजें खड़े होकर दूर से देख रहा था। तब जैसे ही वो वॉरियर एक जोरदार अटैक किंशु पे करने वाला होता है, वो सामने अपनी स्वॉर्ड ले आती है। लेकिन वो वॉरियर अब भी ज्यादा गुस्से में था। वो पूरी ताकत लगाकर किंशु को हराने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके सामने किंशु भी कमजोर पड़ने लगती है। तब ये देखते हुए वांग अपनी थोड़ी सी पावर्स किंशु के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जो कि गोल्डन पावर्स थी। और जैसे ही उसके अंदर ये पावर आती है, वो उस गोल्डन पावर को अपनी पावर से मिलाते हुए एक जोरदार अटैक उस वॉरियर पे कर देती है, जिस वजह से वो वॉरियर वहाँ से उड़ते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है। साथ ही वो समझ भी नहीं पाता कि आखिर अचानक किंशु को हुआ क्या और उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तब वांग किंशु से कहता है, साइड हो जाओ, मैं देखता हूँ कि ये आदमी कौन है। तब वांग को देखकर वो वॉरियर कहता है, मुझे तो लगता है तुमने हजारों साल कल्टीवेशन किया है, इसका मतलब तुम एक बूढ़े इंसान हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चलने के भी लायक नहीं रहोगे। जो सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है और जो उंगली वो वॉरियर उसे दिखा रहा था, वांग उसका वो पूरा हाथ ही काट देता है, जिससे उस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जो देखकर वो एकदम ही गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक बेल बना लेता है, जिस बेल को वो बजाना शुरू कर देता है। और उस बेल के बजते ही उसके अंदर से इतनी खतरनाक वेव्स निकलती है कि किंशु और उसके साथियों के कान ही दर्द करने लगते हैं। और इस खतरनाक वेव से बचना आसान काम भी नहीं है। लेकिन तब वांग अपनी एनर्जी की मदद से उस बेल को ही रोक लेता है। जो देखकर वो वॉरियर एकदम घबरा जाता है कि आखिर तुमने मेरी बेल को कैसे रोक लिया। तब वांग अपनी एनर्जी की मदद से उसके हाथ से ही उसकी बेल छीन लेता है और मुट्ठी बंद करते हुए उस बेल को चकनाचूर कर देता है, जिसके चकनाचूर होते ही वो वॉरियर भी जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उस बेल के अंदर ही थी। तब वांग उससे कहता है, ये सारे मेरे डिसाइपल्स हैं और जो भी मेरे डिसाइपल्स को परेशान करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो एक जमीन पर जोरदार किक मारता है और जैसे वो किक मारता है वो वॉरियर वहाँ से हवा में उड़ जाता है, जहाँ से उड़ते हुए वो नीचे गिरने लगता है। तब उसके नीचे गिरते हुए वांग सामने अपनी स्वॉर्ड खड़ी कर देता है और जैसे ही वो वॉरियर नीचे आता है, वांग की स्वॉर्ड उसके अंदर ही घुस जाती है, जिस वजह से वो वॉरियर वहीं मारा जाता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके साथ ही वो वॉरियर भी था और वो सभी ये बातें कर रहे होते हैं कि हमारे वॉरियर को उस वांग ने तो मार दिया। मैंने सुना है वो वांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने हजारों साल तक कल्टीवेशन किया है, जिस वजह से उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसने तो पूरे एक सेट को ही कुछ ही मिनट में बर्बाद कर दिया। तब उन लोगों में एक लड़की भी होती है जो वांग की ही फोटो देख रही थी और उस फोटो को देखते हुए वह कहती है, आज तक मैंने इससे ज्यादा हैंडसम इंसान नहीं देखा, इसके साथ तो लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।
इसलिए मैं इससे लड़ने जाऊंगी। जिसके बाद वो वांग के पास जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का भी दिखाई देता है। और जैसे ही वो लड़का उस लड़की को देखता है, वो एकदम ही ज्यादा दीवाना हो जाता है। पर वो लड़की एक ही झटके में अपने फ्लावर को उसके दिल में घुसा देती है, जिस वजह से वो लड़का वहीं मारा जाता है। इधर वांग अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, जो वांग को देखते हुए कहती है, इतना प्यारा दुश्मन तो मैंने आज तक नहीं देखा, इसके साथ लड़कर तो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिसके बाद वो वांग के पास आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। जिसके बाद देखते ही देखते वो लड़की अपने और भी 2-3 डुप्लीकेट्स बना लेती है, जो सभी वांग को घेर लेते हैं और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग इतनी जल्दी उनके बहकावे में कहाँ आने वाला था। वो अपनी पावर की मदद से उसके सारे डुप्लीकेट्स को खत्म कर देता है और उसे वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है, जो देखकर वो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुमने मेरे डुप्लीकेट्स को इतनी जल्दी कैसे मार दिया। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ वांग से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना रही होती है और उस लड़की का नाम री होता है। वो वांग से कहती है, मेरे हर डुप्लीकेट के पास अलग अलग पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन है, इसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने तब भी हमें हरा कर दिखा दिया तो मैं मानूंगी कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो। जिसके बाद सबसे पहली डुप्लीकेट अपना किलिंग अम्ब्रेला लेकर आ जाती है और फिर ऐसे ही करते करते बाकी और भी डुप्लीकेट्स अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन को ले आते हैं और सभी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक साथ वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वांग तो पहले इसका कोई रिएक्शन नहीं करता और जैसे ही उन सभी का अटैक उसके पास आने वाला होता है, वो बस अपने बॉडी से गोल्डन ऑरा बाहर निकाल लेता है। और ये इतना खतरनाक था कि उनका अटैक वांग को तो छू भी नहीं पाता, जो देखकर री एकदम ही हैरान हो जाती है कि आखिर वांग के पास कैसी पावर्स है जिसके ऊपर मेरे और मेरे सारे डुप्लीकेट के वेपन का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन तब भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती और अपने डुप्लीकेट के साथ अपने सारे वेपन्स की पावर्स को और बढ़ा देती है और उन सभी की पावर्स बढ़ाने के बाद दोबारा से वांग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार वांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी बाहर निकालते हुए उन सभी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से रियो उसके सारे डुप्लीकेट वहाँ से दूर उड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद वांग उनसे कहता है, अगर तुम्हारा खेलना हो गया तो बताओ। जिस पर री और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोबारा से खुद के और सारे डुप्लीकेट के वेपन को एक साथ मिलाकर वांग के ऊपर अटैक कर देती है। तब ये देखकर वांग अपनी डिवाइन आई पावर्स का यूज करता है और अपनी आइज से फायर निकाल कर एक जोरदार अटैक वहाँ पर कर देता है। लेकिन तब वहाँ पे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर री को लगता है कि उसके इतने खतरनाक अटैक से वांग मारा गया, जो देखकर वो खुश हो रही होती है। पर जब वो धुआं वहाँ से हटता है तो वहाँ पर वांग खड़ा होता है, जिसका तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ था और वो इतना जोरदार और अपनी बॉडी से बाहर निकालता है कि री और उसके सारे डुप्लीकेट वहाँ से उड़ते हुए बहुत ही दूर चले जाते हैं, जो देखकर री एकदम घबरा जाती है कि अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो वांग से दोबारा से लड़ सके। इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। साथ ही वो उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी डिसाइपल बन जाऊं। तब वांग उससे कहता है, तुम्हारे जैसे को डिसाइपल बनाने से अच्छा मैं कुत्ते बिल्लियों को अपना डिसाइपल बना लूं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उससे जाकर कह देना, अगर मेरी डिसाइपल्स को किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम यही होगा। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार किक मार देता है और जैसे वो किक री को लगती है वहाँ से उड़ते हुए आसमान में ही गायब हो जाती है। तब वहाँ किंशु आती है जो वांग से कहती है, ऐसा लगा अभी यहाँ से कोई उड़ते हुए गया। इस पर वांग कहता है, अभी तो बस मैंने उड़ा कर फेंका है, लेकिन अगर दोबारा किसी ने ऐसी हरकत की तो उसे जिंदा रहने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो किंशु से पूछता है, तुमने मेरी रिंग के अंदर कौन सी चीजें जमा करी। तब किंशु उसे रिंग के अंदर से कई सारे फ्लावर्स को निकाल कर दिखाती है जो कि स्पिरिचुअल फ्लावर्स है और इनकी मदद से कल्टीवेशन को जल्दी पूरा किया जा सकता है। तब वांग उन फ्लावर्स की पावर्स को चेक करने लगता है कि वो सच में ज्यादा पावरफुल है भी या नहीं और उन सभी की पावर्स को चेक करने के बाद वो उन फ्लावर्स को अलग अलग स्टोन में बदल देता है। जिसके बाद वो किंशु से कहता है, ये फ्लावर्स पावरफुल है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जिसके बाद वो सारे स्टोन को अलग अलग डिसाइपल्स को दे देता है और उन सभी डिसाइपल्स से कहता है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ,
अपने फाउंडेशन पीरियड को जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लो और फाउंडेशन पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के बाद जियांडियान पीरियड में चले जाओ। साथ ही वो किंशु से कहता है तुम तो पहले से ही जियांडियान पीरियड में हो, इसलिए मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ अपने जियांडियान पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो सुनकर किंशु हैरान हो जाती है कि आखिर 15 दिन में इसे कैसे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। अब वांग जंगल में जाकर एक खतरनाक बीस्ट को मार देता है और उसकी स्पिरिट स्टोन लेकर उसमें अपनी पावर्स मिला देता है और उन सारी पावर्स को अलग अलग जेड में बदल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल जेड है। अब उन सारे जेड को अपने डिसाइपल्स को देते हुए कहता है इस जेड को हमेशा अपने पास रखना, ये जेड तुम्हें किसी भी तरह के खतरे से लड़ने में मदद करेंगे। जो देखकर सारे डिसाइपल्स एकदम खुश हो जाते हैं। तो वहीं किंशु अब भी अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और जैसे वो फ्लावर स्टोन को खाती है उसके बॉडी से और ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नौकर उससे कह रहा होता है मैंने सुना है हुआन नाम का एक आदमी आया है जो अपने डिसाइपल्स को बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग दे रहा है, जिसकी मदद से वो सभी अपने फाउंडेशन पीरियड को 1 महीने के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है, जाओ और पता लगाओ कि आखिर वो ये सारी चीजें कैसे कर पा रहा है। इसलिए उसका नौकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांग किंशु के साथ बाजार आता है ताकि कुछ सामान खरीद सके। वहीं उस बाजार में एक लड़का भी होता है जो खुद भी सामान खरीदने आया था। तब वांग को वहाँ पर एक स्पिरिट फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये देखकर वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और उस दुकान वाले से कहता है जितना ये आदमी तुम्हें पैसा देगा मैं इसके 5 गुने पैसे दूंगा, इसलिए वो स्पिरिट फ्लावर मुझे दे दो। जिस पर वांग उस स्पिरिट फ्लावर को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो लड़का उससे कहता है कहाँ से भिखारी उठकर आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता पर फिर भी सामान खरीदने के लिए दुकान पर आ जाते हैं। जो सुनकर वांग को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से इतना वार्म बॉडी ऑरा निकलता है कि वो ऑरा जैसे ही उस लड़के को टच होता है वो वहीं पर गिर जाता है। साथ ही वो ये देखकर एकदम हैरान था कि आखिर ये कौन है कि इसके पास इतना खतरनाक बॉडी ऑरा आया। इसने जरूर हजारों साल अपना कल्टीवेशन किया होगा, उसके बाद ही इतनी पावर्स किसी के अंदर आती है। अगर मैं भी इसका डिसाइपल बन जाऊं तो मैं भी जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा, इसलिए अब तो मुझे इसका डिसाइपल बनना ही है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए वांग के पास जाने लगता है ताकि उसको मना सके कि वो मुझे अपने डिसाइपल मान ले। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम एक ऑक्शन को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग आए होते हैं और इस ऑक्शन में कीमती चीजों पर बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे वो कीमती चीज दे दी जाएगी। और इस ऑक्शन में वांग और बाकी सभी भी आए होते हैं। तब उस ऑक्शन को करने वाला आदमी वहाँ पर एक फ्लावर को लेकर आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फ्लावर है और ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। वो आदमी कहता है अगर तुम कितने भी इंजर्ड हो जाओ लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं तो ये फ्लावर तुम्हारी सारी चोटों को ठीक कर देगा और तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। तब ये देखकर किंशु एकदम खुश हो जाती है और उस फ्लावर को खरीदने के लिए उस पर बोली लगा देती है। लेकिन वो आदमी इस फ्लावर को 10 लाख सोने के सिक्कों के साथ ही शुरू करता है जो कि बहुत ज्यादा थे, पर तब भी किंशु उस पर बोली लगा देती है। लेकिन वो लड़का जो वांग का डिसाइपल बनना चाहता था वो उससे भी ज्यादा बोली लगा देता है और वो कहता है मैं इस फ्लावर के लिए 50 लाख सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, इसलिए ये फ्लावर मुझे दे दिया जाए। जो देखकर किंशु को काफी बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। तब वांग अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक स्टोन ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है और बहुत ही रेयर भी है। और उस स्टोन की इतनी ज्यादा कीमत है कि 50 लाख सोने के सिक्के क्या, इस पूरे ऑक्शन की सारी चीजें भी उसके बदले दे दी जाए तो भी कम है। जो देखकर वो लड़का एकदम हैरान हो जाता है। साथ ही उसका नाम फैंग है। जिसके बाद फैंग खुद से कहता है इसने तो ये भी चीज मेरे से खरीद ली, इसके पास ना जाने कितने सारे ट्रेजर हैं। अब किंशु उन सारी चीजों को देखने लगती है जिन सभी चीजों को उसने वांग के स्टोन के बदले उस ऑक्शन से खरीदा था और वो सारी चीजें बहुत सारी होती है। तब उन चीजों के अंदर किंशु को एक बड़ा ब्लैक स्टोन दिखाई देता है जिसे देखकर वो वांग से पूछती है ये कैसा ब्लैक स्टोन है, आखिर ये कीमती चीज कैसे हुई।
तब वांग उसे बताता है ये कोई मामूली ब्लैक स्टोन नहीं है। एशियन टाइम में इस तरह के ब्लैक स्टोन के अंदर डिवाइन बीस्ट को रखा जाता था ताकि जो भी उसे इस ब्लैक स्टोन के बाहर निकाले वो हमेशा उसके साथ ही रहे। जिसके बाद वो उस ब्लैक स्टोन को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक काफी सुंदर डिवाइन पेट निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर किंशु एकदम खुश हो जाती है और उसके साथ ही खेलने लगती है। साथ ही वो डिवाइन पेट भी बिल्कुल उसे के कपड़े के कलर का दिखाई दे रहा था, इसलिए वो पेट भी उसके साथ हो जाता है। अब वो ऑक्शन करने वाला आदमी पूरे ऑक्शन की सबसे कीमती चीज लेकर आता है जो कि किंजू सीक्रेट लैंड का मैप है। ये देखकर वांग एकदम हैरान हो जाता है और उस मैप को खरीदने के लिए एक के बजाय वहाँ पर 2 स्टोन दे देता है ताकि इन 2 स्टोन के बदले उसे मैप मिल जाए। और उन 2 स्टोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उससे वो मैप आसानी से मिल जाता है। फैंग तो इसकी बोली भी नहीं लगा पाता। अब वांग और किंशु दोनों उस मैप की मदद से किंजू के सीक्रेट लैंड को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहीं फैंग उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। किंशु वांग से कहती है क्या ये मैप असली भी है या नकली है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन वांग उससे कहता है मैंने इस जगह के बारे में सुना है और जैसा मैंने सुना है बिल्कुल उसी तरीके का इस मैप में बना हुआ है। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही मैप है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जरूर किंजू के सीक्रेट लैंड तक पहुंच जाएंगे। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है। जिसके बाद वहाँ पर फैंग आता है। किंशु उससे कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, लेकिन फैंग कुछ जवाब दिए बगैर ही वहाँ से उड़ते हुए सीधा वांग के घुटनों के पास ही आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैंने आपको देखा, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए आप प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं भी एक दिन आपके जैसा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तब वांग उससे कहता है मेरा डिसाइपल बनना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल सच में बनना है तो देखो वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, इन तीनों को हरा कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। जिसके बाद हम उन 3 लोगों को देखते हैं जो खुद भी काफी टाइम से वांग का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वांग से लड़ना है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर उसके अंदर कितनी पावर्स है, जिस वजह से उसने अकेले ही एक पूरे सेट को बर्बाद कर दिया। तब उन तीनों से लड़ने के लिए वहाँ पर फैंग आ जाता है और सबसे पहले अपना भाला निकाल लेता है, जिस भाले की मदद से वो एक आदमी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस भाले के अटैक को रोकने के लिए वो आदमी वहाँ पर अपना हैमर ले आता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पर फैंग आसानी से उस हैमर वाले आदमी को हरा देता है। अब दूसरे आदमी की बारी आती है जो अपने स्वॉर्ड के अंदर से काफी पॉइजनस गैस बाहर निकालता है और उस गैस को स्नेक में बदलकर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फैंग बच जाता है और फिर वो उस आदमी के ऊपर अपने भाले से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से आकर उस पॉइजन से बना स्नेक उसे काट लेता है, जिस वजह से फैंग खड़ा भी नहीं हो पाता। तब वो स्वॉर्ड वाला आदमी उसे बहुत मारता है। किंशु उसे बचाने जा रही होती है पर वांग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे देखना है कि फैंग के अंदर इतनी पावर्स है भी या नहीं कि वो उसका डिसाइपल बन सके। इधर फैंग काफी कोशिशों के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने भाले की मदद से उस पॉइजन वाले आदमी का खेल वहीं खत्म कर देता है। अब बारी उस आखिरी आदमी की आती है जो फैंग से लड़ने के लिए आता है, लेकिन उसके अंदर अब भी पॉइजन था, जिस वजह से वो उतना पावरफुल नहीं दिखाई देता है। और तब उसके सामने वाला आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से फैंग के हाथ से उसका भाला भी नीचे गिर जाता है और वो बिना भाले की उसके सारे अटैक को अपने हाथों से डिफेंस कर रहा होता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर वांग खुश हो जाता है कि फैंग के अंदर तो कुछ ना कुछ पावर्स है, ये मेरा डिसाइपल बनने के लायक है। तब फैंग के सामने वाला आदमी उससे कहता है मैंने तुम्हें हरा दिया, अब मेरे घुटने पे झुककर मुझसे माफी मांगो। जो सुनकर वांग को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक कर कहता है कोई भी मेरे डिसाइपल्स को घुटने पे झुकने कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर्स फैंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जिसकी पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर होते ही फैंग की बॉडी के अंदर का पूरा पॉइजन उसके मुंह से बाहर आ जाता है, जो उसके सामने वाले आदमी के ऊपर ही गिर जाता है। और जैसे ही वो पॉइजन उसे लगता है वो आदमी वहीं पर तड़पते तड़पते मारा जाता है। जिसके बाद फैंग वांग के पास आकर उसे ग्रीट करता है और उसका शुक्रिया भी करता है उसे अपने डिसाइपल के रूप में मानने के लिए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड की स्टार्ट में हम फैंग को देखते हैं जो वांग को एक सीक्रेट रैल्म में जाने की चाबी देता है और फिर उससे कहता है वो सीक्रेट रैल्म तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर कई सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, हमें वहां जरूर जाना चाहिए और इस चाबी की मदद से हम आसानी से उस मिस्टीरियस रैल्म के अंदर चले जाएंगे और वहां की सारी कीमती चीजों को चुरा लेंगे। लेकिन तब वांग उस चाबी को देखकर कहता है ये चाबी किसी काम की नहीं है और फिर वो उस चाबी को दोबारा फैंग को ही दे देता है, जो देखकर फैंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर वांग को क्या हो गया। तब वांग उसे बताता है उस सीक्रेट रैल्म को मेरे ही एक डिसाइपल ने बनाया था, वहां जाने के लिए मुझे किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, मैं बिना चाबी के ही उसके अंदर जा सकता हूँ। जो सुनकर फैंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर वांग कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके डिसाइपल्स भी इतने ज्यादा पावरफुल थे जिन्होंने अकेले ही एक सीक्रेट रैल्म को बना दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं वांग ये सोच रहा होता है कि वो सीक्रेट रैल्म पहले तियानजोंग सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया वहाँ पे जिस वजह से वो पूरा तियानजोंग सेक्ट एक सीक्रेट रैल्म में बदल गया है। जरूर इन कुछ हजारों सालों में वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था। किंशु उसे बताती है मुझे तो ठीक से नहीं मालूम कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, पर मैंने अपने भाई से इतना सुना है आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर बहुत ही भयानक तूफान आया था जिसमें कई सारे सेक्ट बर्बाद हो गए और हो सकता है उसी में तियानजोंग सेक्ट बर्बाद हुआ होगा जो कि अब सीक्रेट रैल्म में बदल चुका है। लेकिन तब भी वांग को अजीब ही लग रहा होता है कि इतना पावरफुल सेक्ट आसानी से कैसे बर्बाद हो गया, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई होगा, मुझे इसका पता लगाना होगा। जिसके बाद वो किंशु से कहता है मेरे पास एक स्वॉर्ड है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तुम वो प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दे दूंगा। जो सुनकर किंशु खुश हो जाती है। जिसके बाद वांग उसे एक बुक देता है जिसमें कई सारी स्वॉर्ड की टेक्निक लिखी हुई है। तब फैंग वांग से कहता है मेरे लिए कुछ नहीं है क्या, मुझे भी स्वॉर्ड या भाला चाहिए। पर वांग उससे कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। जो सुनकर फैंग उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम री को देखते हैं जिसे कमरे के बाहर से दो लोग छुपकर देख रहे थे, लेकिन इसके बारे में री को पता चल जाता है, इसलिए वो उनके पास आती है और उनसे कहती है अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें सीक्रेट रैल्म के अंदर जाना होगा और वहाँ से स्नो सोल लोटस लेकर आना होगा, तब मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। जो सुनकर वो दोनों लड़के एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से सीक्रेट रैल्म में जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ किंशु ने कई सारी टेक्निक सीख ली होती है, इसलिए वांग उसे उसकी स्वॉर्ड दे देता है जिस स्वॉर्ड की मदद से किंशु फैंग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों अपने अपने वेपन की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी जल्दी एक दूसरे को हरा नहीं पाता क्योंकि दोनों की पावर्स एक हिसाब से बराबर ही है। दोनों लगातार एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एक दूसरे को हराना आसान काम नहीं था। एक अटैक किंशु करती तो दूसरा फैंग कर देता, लेकिन जल्दी कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता और इस तरह से उनकी लड़ाई काफी देर तक चलते जा रही होती है। लेकिन जो स्वॉर्ड वांग ने किंशु को दिया था वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और जब उस स्वॉर्ड की मदद से किंशु एक जोरदार अटैक फैंग के भाले पर करती है, उसका भाला दो टुकड़े में बदल जाता है, जो देखकर फैंग एकदम ही हैरान हो जाता है कि आखिर मेरा भाला कैसे टूट गया और अब उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई दूसरा भाला भी नहीं है। तब वांग अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक भाला ले आता है जिसे वो फैंग को दे देता है और उससे कहता है ये भाला मुझे काफी टाइम पहले मेरे मास्टर ने दिया था, इसलिए मैं ये भाला तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम इसकी मदद से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सको। जो देखकर फैंग एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस सीक्रेट रैल्म के गेट को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं जो सभी चाबी की मदद से उस रैल्म के अंदर जाना चाहते हैं। फैंग वांग को वो चाबी देता है ताकि हम इसकी मदद से उस सीक्रेट रैल्म के अंदर जा सकें, लेकिन वांग अपनी पावर से उस चाबी को चकनाचूर कर देता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था उस सीक्रेट रैल्म में जाने के लिए हमें किसी भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कुछ लोग भी खड़े होते हैं जो सभी वांग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पुराना इंसान वांग ही है, इसका मतलब तो ये एक बूढ़ा आदमी है जिसे यहाँ तक कि उड़ना भी नहीं आता। ये सुनकर किंशु को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर की मदद से सभी पर अटैक करने जाने वाली होती है, लेकिन वांग उसे शांत कर देता है और उससे कहता है इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे अंदर उड़ने वाली पावर्स नहीं है।
लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं उड़ नहीं सकता तो जो लोग उड़ सकते हैं उनसे ज्यादा लंबी जंप मार सकता हूँ। जिसके बाद वो किंशु और वैंग को लिए एक जोरदार लंबी जंप मार देता है और ये जंप इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो दोनों वहाँ से सीधा सीक्रेट रैम के गेट के अंदर ही चले जाते हैं। जो देखकर वहाँ खड़े लोग सारे एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बिना चाबी के अंदर कैसे चला गया। अब उस सीक्रेट रैम में आने के बाद सभी उस रैम को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ आकर किंशु तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये रैम काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था और वहाँ पर हर जगह हेवनली फ्लावर्स भी रखे होते हैं, जिन्हें तोड़कर किंशु अपने पास रख लेती है क्योंकि उसने आज तक इतने खूबसूरत फ्लावर्स कहीं नहीं देखे थे। तब उसे वहाँ पर एक और फ्लावर दिखाई देता है और जैसे वो उस फ्लावर को लेने जा रही होती है वहाँ पर वही दोनों लड़के आ जाते हैं जिन्हें री ने भेजा था स्नो सोल लोटस को लाने के लिए। और जैसे वो वहाँ पर आते हैं उस फ्लावर पे पैर रख देते हैं, जो देखकर किंशु को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इतना जोरदार अटैक उन दोनों पे कर देती है कि वो वहाँ से आसमान में ही चले जाते हैं और तारे के जैसे बन जाते हैं। तब वहाँ पर री आती है जो वांग और किंशु से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने ही इन दोनों को यहाँ पर भेजा था ताकि स्नो सोल लोटस ला सके, लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए। जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें ही जाकर वो लोटस ले लेना चाहिए। वो लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे तो लगता है कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते होगे कि आखिर वो लोटस कितना ज्यादा पावरफुल है। वांग किंशु से कहता है, री सही कह रही है, वो लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब मैं अपने मास्टर के साथ रहता था तो कई बार मैंने उस लोटस की पावर्स का यूज किया है। वो पूरी बॉडी को एकदम ही ज्यादा रिफ्रेश कर देती है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। साथ ही री उन्हें ये भी बताती है कि उस लोटस की गार्डियन कई सारे खतरनाक बीस्ट कर रहे हैं, पर इससे वांग को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्हें री ने उस लोटस को लाने के लिए भेजा था और जैसे ही वो उस लोटस के पास आते हैं दो खतरनाक बीस्ट आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।